20 मई 2024 की सुबह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रामपुर गांव में एक घबराई हुई फोन कॉल ने पूरे शांत ग्रामीण इलाके को चीर कर रख दिया। पुलिस कंट्रोल रूम में एक आदमी की कांपती हुई आवाज गूंजी, हेलो पुलिस, मदद करो, मेरे भाई के पूरे परिवार को मार डाला गया है रामपुर गांव में, रमेश के घर पर। हे भगवान, उस पल में सुबह की शांति भंग हो गई। आपातकालीन अलर्ट तुरंत जारी किया गया। कुछ ही मिनटों के बाद सुबह की धुंध में नीली और लाल बत्तियां चमकने लगीं। गांव की पुलिस और सीतापुर जिला पुलिस की टीमें तेजी से घटनास्थल पर पहुंची। एक छोटी सी गली के आखिर में एक 2 मंजिला पक्का मकान था, जहां आमतौर पर हर सुबह केवल मुर्गों की बांग और बच्चों के खेलने की आवाजें सुनाई देती थीं। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन पहली मंजिल की खिड़की की ग्रिल कटी हुई थी, मुड़ी हुई थी, जैसे किसी भयंकर संघर्ष से गुजरी हो। सामने के आंगन में सूचना देने वाला 40 वर्षीय सुरेश कुमार, घर के मालिक का छोटा भाई, जमीन पर बैठा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे और उसके कांपते हाथ घर के अंदर की ओर इशारा कर रहे थे। जब दरवाजा तोड़ा गया तो पुलिस कर्मियों के सामने एक भयानक दृश्य था। फर्श के बीच में 3 लाशें पड़ी थीं। टाइलों पर सूखे खून के धब्बे फैले हुए थे। हवा में खून की भारी गंध और दम घोटने वाली खामोशी थी। मृतकों की पहचान रमेश कुमार, उनकी पत्नी और उनके 10 वर्षीय इकलौते बेटे राहुल कुमार के रूप में हुई। कमरे के कोने में तिजोरी टूटी हुई और खाली पड़ी थी। एक शांत गांव के बीच एक दहला देने वाली त्रासदी, जहां लोग सोचते थे कि यहां कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। किस वजह से एक पूरे परिवार का इतना दुखद अंत हुआ? वो कौन था जिसने इतनी क्रूरता से एक भी जान नहीं बख्शी? और वो छोटा भाई जिसने सबसे पहले सूचना दी, ठीक उसी समय वहां कैसे मौजूद था? उसी दिन सुबह 7 बजे, जब सूरज की किरणें खेतों पर छाई धुंध की पतली परत को चीरने लगी थीं, सीतापुर जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एसपी विक्रम सिंह घटनास्थल पर मौजूद थे। उनके सामने एक अस्त-व्यस्त, अजीब तरह से शांत दृश्य था। पड़ोसी अभी भी बाड़ के बाहर जमा थे। उनके चेहरे पर सदमा और अविश्वास था, जैसे वे इस शांत पड़ोस में जो हुआ उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। रमेश के घर की ओर जाने वाली छोटी गली संकरी और नम थी, बस एक मोटरसाइकिल के गुजरने लायक। उस सुबह रात की बारिश अभी भी केले के पत्तों पर टिकी हुई थी। मिट्टी से नम ठंड की तेज गंध उठ रही थी। माहौल भारी और शोकपूर्ण था। पीले रंग से रंगा 2 मंजिला घर लोगों की कानाफूसी और फोरेंसिक टीम के कैमरा क्लिक की आवाजों के बीच चुपचाप खड़ा था। एसपी विक्रम सिंह ने एक नजर चारों ओर घुमाई और संक्षिप्त में कहा, घटनास्थल को बिल्कुल वैसा ही रहने दो। किसी को भी किसी भी चीज को अपनी मर्जी से हिलाने की इजाजत नहीं है। हर छोटा से छोटा विवरण केस को सुलझाने की कुंजी हो सकता है। उस आदेश के तुरंत बाद फोरेंसिक अधिकारियों ने पूरी एकाग्रता के साथ अपना काम शुरू कर दिया। वे सफेद प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए थे, सावधानी से एक एक कदम बढ़ा रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे और हर निशान को नंबर वाले छोटे कार्ड से चिन्हित कर रहे थे। फ्लैशलाइट लगातार चमक रही थी, जो टाइल वाले फर्श पर धीरे धीरे सूख रहे खून के धब्बों पर प्रतिबिंबित हो रही थी। लिविंग रूम के केंद्र में 3 लाशों को सफेद चादरों से ढक दिया गया था। हवा में अभी भी खून की तेज गंध थी। एक जांचकर्ता ने धीरे से चादर उठाकर हर घाव की तस्वीरें लीं और फिर चुपचाप उसे नीचे कर दिया। किसी ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन हर कोई समझ गया था कि यह हत्या और डकैती का एक विशेष रूप से गंभीर मामला है। पहली मंजिल की खिड़की की ग्रिल को किसी नुकीली चीज से काटा गया था। बाहर घास और मिट्टी खोदी हुई थी, जबरन घुसने के निशान थे। अजीब बात यह थी कि मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। इसका मतलब था कि अपराधी खिड़की से अंदर आया, लेकिन किसी और रास्ते से बाहर निकला। घर का पिछला दरवाजा थोड़ा खुला था। गीले सीमेंट के फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे।
सब कुछ ऐसा महसूस करा रहा था जैसे कोई रात में जल्दबाजी में कुछ भारी लेकर निकला हो। गेट के पास खड़ा एक युवा सिपाही अपने साथी से फुसफुसाया, शायद लुटेरे थे। लेकिन उन्होंने पूरे परिवार को इतनी बेरहमी से क्यों मार डाला? दूसरे ने बस धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी लिविंग रूम के कोने में टूटी हुई तिजोरी पर टिकी थीं। तिजोरी, पहला और शायद मामले का केंद्रीय सबूत, एक तरफ झुकी हुई थी, उसे जोर से तोड़ा गया था। धातु की सतह पर खरोंच और गहरे सूखे खून के धब्बे थे। एक जांचकर्ता ने दस्ताने पहनकर झुककर बचे हुए फिंगरप्रिंट के नमूने सावधानी से एकत्र किए। उसने एसपी विक्रम सिंह को देखकर धीरे से सिर हिलाया। यह संकेत था कि उन्हें पहली कड़ी मिल गई है। पीछे के आंगन में एक सिपाही की आवाज गूंजी। उसने बताया कि परिवार का पालतू कुत्ता मरा हुआ पाया गया है। उसके सिर पर चोट के निशान थे। शक था कि उसे किसी भारी वस्तु से मारा गया है। एसपी विक्रम सिंह ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उनकी आवाज गहरी हो गई। सामान्य लुटेरे ऐसा नहीं करते। ये एक संगठित गिरोह है जो पकड़े जाने के डर से सबूत मिटाने के लिए पालतू जानवरों को भी मार देता है। इस बीच सूचना देने वाला सुरेश कुमार, पीड़ित का भाई, अभी भी सीढ़ियों पर बैठा था। उसका चेहरा पीला और आंखें शून्य थीं। उसने बताया कि सुबह उसने अपने भाई को कई बार फोन किया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसे कुछ अशुभ होने का अंदेशा हुआ और वो देखने चला आया। जैसे ही वो पहुंचा, उसने दरवाजा बंद पाया और खिड़की से झांकने पर खून देखा। उसकी आवाज सिसकियों के बीच टूट गई, जिसे सुनकर हर कोई दुखी हो गया। लेकिन एसपी विक्रम सिंह जैसे अनुभवी व्यक्ति के लिए एक गवाह का दुख कभी भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे तुरंत देखा और विश्वास किया जा सके। उन्होंने बस दूर से सुरेश को चुपचाप देखा। उनकी आंखें ठंडी और तेज थीं, जैसे हर छोटी हरकत को याद कर रही हों। घर के बाहर ग्रामीण कानाफूसी कर रहे थे। रमेश और उसका परिवार बहुत अच्छे लोग थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जरूर कोई पेशेवर चोरों का गिरोह होगा। हाल ही में इलाके में सोने की कई चोरियां हुई हैं। ग्रामीणों की हर बात को जासूसों द्वारा सावधानी पूर्वक दर्ज किया जा रहा था, बिना किसी छोटे से छोटे विवरण को छोड़े। उस सुबह छोटी गली के आखिर में वो घर सिर्फ एक अपराध स्थल नहीं था, बल्कि वो जगह भी थी जहां पहले रहस्य सामने आने लगे थे। निशान, खून के धब्बे, कीचड़ भरे पैरों के निशान, सब एक कहानी कह रहे थे। लेकिन वो कहानी अभी भी अधूरी थी, जिसके लिए हरी वर्दी में उन चुपचाप काम करने वाले लोगों को अंत तक धैर्यपूर्वक सुराग खोजने की आवश्यकता थी। और इन्हीं पहले सुरागों से तनाव, बुद्धिमत्ता और अप्रत्याशी झटकों से भरी एक जांच यात्रा शुरू होगी। पूरे इलाके को सील करने के बाद फॉरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू किया। सब कुछ सावधानी पूर्वक और लगभग पूर्ण सटीकता के साथ किया जा रहा था। हर कदम, हर सांस की गणना की गई थी। अब कोई कानाफूसी नहीं थी, कोई रोना नहीं था। बस कैमरे के लगातार चमकने की ठंडी आवाज, कलम की सरसराहट और घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के बीच संक्षिप्त बातचीत थी। आसमान अभी भी धुंधला था। ओस की बूंदें, जो अभी तक सूखी नहीं थीं, टूटी हुई लोहे की खिड़की की ग्रिल पर चिपकी हुई थीं। यहीं से पहला सुराग स्पष्ट रूप से सामने आया। खिड़की की ग्रिल को एक कठोर, नुकीली वस्तु से काटा गया था, जिसमें बहुत अधिक बल का प्रयोग किया गया था। कट साफ था, जिसमें बहुत कम धातु के टुकड़े बचे थे। एक जांचकर्ता ने चुपचाप झुककर कुछ छोटे धातु के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें एक सील बंद बैग में डाल दिया। उसने अपने साथी से धीरे से कहा, ये कट किसी पेशेवर बोल्ट कटर से लगाया गया है, न कि किसी साधारण आरी से। अपराधी ने अच्छी तैयारी की थी। अंदर जाने पर नम टाइलों पर कीचड़ भरे जूतों के निशान स्पष्ट थे। पैरों का आकार लगभग 40 से 41 था और चलने की दिशा बहुत स्पष्ट थी। खिड़की से सीधे तिजोरी तक और फिर पिछले दरवाजे की ओर। खोजबीन या टटोलने का कोई निशान नहीं था, जैसे कि अपराधी को घर में हर चीज की जगह पहले से पता थी। इस विवरण ने जांच दल के कई लोगों को कुछ असामान्य महसूस कराया। लिविंग रूम के कोने में तिजोरी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी।
दरवाजा किसी भारी वस्तु से तोड़ा गया था। स्टील की सतह पर अनगिनत खरोंचें थीं और उनमें से एक धुंधला खून का धब्बा दरवाजे के भीतरी किनारे पर था, एक ऐसी जगह जहां शायद ही कोई छूता हो। सावधान, ये खून से सना फिंगरप्रिंट हो सकता है, एक फॉरेंसिक अधिकारी ने धीरे से याद दिलाया। फिर धीरे से तस्वीरें लीं और पाउडर का इस्तेमाल किया। रोशनी ने लाल धब्बे को और भी स्पष्ट कर दिया, जैसे कि एक मूक गवाह अपराध की गवाही दे रहा हो। पूरे फर्श पर खून, पैरों के निशान और बिखरी हुई चीजों का मिश्रण था। एक टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी, टूटे हुए कटोरे, खाने की मेज के पास बिखरे कुछ कागज, सब कुछ एकत्र किया गया, वर्गीकृत किया गया और सावधानी पूर्वक नंबर दिया गया। हर निशान, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, सच्चाई को उजागर करने की कुंजी हो सकता है। इस बीच एक फॉरेंसिक अधिकारी लाशों को ढकने वाली सफेद चादर के पास झुका। चुपचाप अपना काम कर रहा था। उसने अपने सहकर्मी से धीरे से कहा, घाव गहरे, शक्तिशाली और निर्णायक हैं। अपराधी अनुभवी था या बहुत दृढ़ निश्चयी था? हो सकता है दोनों। दूसरे ने गहरी आवाज में जवाब दिया। बाहर चार अब साफ होने लगा था, लेकिन घर के अंदर का माहौल अभी भी मौत की गंध और तनाव से भरा हुआ था। खून के हर नमूने की शीशी, हर बाल, फर्श पर चिपकी धूल का हर कण सीलबंद बैग में डालकर सावधानी से कोड किया गया था, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चाई सबसे महत्वहीन लगने वाले विवरणों में छिपी होती है। दोपहर के करीब जब जांच लगभग पूरी हो चुकी थी, एक सिपाही ने पाया कि परिवार का पालतू कुत्ता पीछे के आंगन में मरा पड़ा है। उसे सिर पर जोर से मारा गया था, संभवतः भौंकने और अलार्म बजाने से रोकने के लिए। एसपी विक्रम सिंह जानवर की लाश के सामने कुछ सेकंड चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने धीरे से कहा, एक कुत्ते पर भी हाथ उठाना उन लोगों का काम है जो योजना बनाते हैं। वे पकड़े जाने से डरते हैं, न कि गुस्से में हत्या करते हैं। अंदर फोरेंसिक टीम ने एक और विवरण नोट किया। पीड़ितों की मौत का समय सुबह 1 से 2:30 बजे के बीच हो सकता है, जो उस समय से मेल खाता है जब कुछ पड़ोसियों ने अजीब आवाजें सुनी थीं। लेकिन सोचा कि कोई जोर से टीवी देख रहा है और ध्यान नहीं दिया। जब जांच समाप्त हुई तो घर को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया। एसपी विक्रम सिंह घटनास्थल से बाहर निकले, दस्ताने उतारे और अभी भी नींद में डूबे ग्रामीण परिवेश को देखा। मुर्गों की बांग, बाजार जाने वाले लोगों की मोटरसाइकिलों की आवाजें आने लगी थीं, जो उस घर के अंदर की घातक चुप्पी के बिल्कुल विपरीत थीं। उन्होंने जांच दल की ओर रुख किया। उनकी आवाज गहरी लेकिन स्पष्ट थी। ये कोई सामान्य हत्या का मामला नहीं है। अपराधी परिवार की दिनचर्या को अच्छी तरह जानता था, तिजोरी की जगह जानता था और उसने बेहद बेरहमी से काम किया। 1 से अधिक अपराधी हो सकते हैं और उन्होंने पहले से तैयारी की थी। हरी वर्दी में सिपाही चुपचाप सिर हिलाते रहे। हर कोई इस मामले के बोझ को महसूस कर सकता था, न केवल इसे सुलझाने की जिम्मेदारी, बल्कि विवेक का बोझ भी, क्योंकि उन 3 लाशों के पीछे एक टूटा हुआ परिवार था। दुखी रिश्तेदार जवाब का इंतजार कर रहे थे। एक लंबा दिन बीत गया। घटनास्थल को साफ कर दिया गया था, लेकिन हर किसी के मन में अभी भी एक अनसुलझा सवाल गूंज रहा था। कौन इस घर के बारे में इतना अच्छी तरह जानता था? और क्या यह संभव है कि वो व्यक्ति अभी भी यहीं कहीं आसपास हो? मामले के 2 दिन बाद जिला फोरेंसिक केंद्र की विशेष गाड़ियां चुपचाप मुर्दा घर के गेट के सामने रुकीं। अंदर भारी माहौल था। बाहर गर्मी की हवाएं अभी भी खेतों में चल रही थीं, नई धान की खुशबू ला रही थीं, लेकिन यहां केवल दर्द की खामोशी और अनसुलझे सवाल थे। ठंडे सफेद कमरे में फोरेंसिक प्रमुख डॉक्टर आनंद गुप्ता, जो 20 से अधिक वर्षों से इस क्षेत्र में थे, ने फाइल खोली और धीरे से कहा, अगर घटनास्थल वो जगह है जहां अपराध शुरू होता है, तो फोरेंसिक लैब वो जगह है जहां सच्चाई बोलती है। जांच के नमूने मेज पर बड़े करीने से रखे गए थे। ऊतक, खून, बाल, कपड़े के नमूने और घटनास्थल से एकत्र किए गए उपकरण। प्रत्येक नमूना 20 मई की खूनी रात की कहानी का एक टुकड़ा था।
फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि रमेश कुमार की मौत छाती में 3 गहरे चाकू के घावों से हुई थी, जिससे फेफड़े और दिल फट गए थे। साथ ही सिर पर किसी भारी वस्तु से जोरदार वार किया गया था। उनके हाथों और कलाई पर लगे घावों से पता चलता है कि उन्होंने जमकर विरोध किया था। शायद गिरने से पहले अपराधी के साथ संघर्ष भी किया था। इससे पता चलता है कि अपराधी सिर्फ लूटना नहीं चाहता था, बल्कि हत्या करने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। या जब उसे देख लिया गया तो वो इतना डर गया कि उसे सुराग मिटाने के लिए हाथ उठाना पड़ा। डॉक्टर गुप्ता ने गहरी आवाज में कहा, ये कोई अचानक की गई हरकत नहीं थी। तीनों चाकू के वार महत्वपूर्ण स्थानों पर थे, जिससे पता चलता है कि अपराधी शांत और शक्तिशाली था। 38 वर्षीय सुनीता देवी, रमेश की पत्नी के शव पर दिल में एक घातक चाकू के वार से पहले कपड़े की रस्सी से गला घोंटने के निशान थे। गर्दन पर पीछे से कसने के स्पष्ट गोल निशान थे। घाव ठंडा और निर्णायक था। फॉरेंसिक ने निष्कर्ष निकाला कि अपराधी ने सुनीता को पीछे से काबू किया था। शायद वो कोई परिचित था, या कम से कम वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाई। पीड़ित की उंगलियों पर त्वचा के कुछ छोटे टुकड़े थे। संदेह है कि ये सबूत तब का है जब उसने छटपटाते हुए कुछ पकड़ने की कोशिश की थी। इन नमूनों को डीएनए मिलान के लिए सील कर दिया गया था। और शायद सबसे दुखद मामला 10 वर्षीय राहुल कुमार का था। जांच के अनुसार उसे चाकू नहीं मारा गया था या पीटा नहीं गया था, बल्कि दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई थी। संभवतः सोते समय तकिए या तौलिए से उसका मुंह दबा दिया गया था। विरोध का कोई निशान नहीं था, जिससे पता चलता है कि अपराधी ने जल्दी और चुपचाप काम किया ताकि कोई शोर न हो। फॉरेंसिक डॉक्टर ने धीरे से आह भरी, उसकी आवाज भर्रा गई। ये एक प्यारा बच्चा था। उसकी गर्दन पर अभी भी राहुल नाम की चांदी की चेन थी। शायद उसे पता ही नहीं चला कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ। खून के जमने की स्थिति, शरीर के तापमान और सड़न के निशान के आधार पर तीनों पीड़ितों की मौत का समय सुबह 1 से 2:30 बजे के बीच निर्धारित किया गया, जो ठीक उसी समय से मेल खाता है जब पड़ोसियों ने रात में अजीब आवाजें और कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनी थी। विशेषज्ञों ने एक विशेष बात भी नोट की। अपराधी ने बहुत तेजी से काम किया, केवल 10 से 15 मिनट के भीतर। खिड़की की ग्रिल काटने के निशान, चलने की दिशा, मौत का समय, सब कुछ बताता है कि उसने हर कदम की सावधानीपूर्वक गणना की थी और यूं ही कोई हरकत नहीं की थी। फॉरेंसिक एजेंसी ने जांच टीम को परिणाम भेजे, जिसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये एक पूर्व नियोजित संगठित हत्या और डकैती का मामला था, जिसे पेशेवर, निर्णायक और क्रूर तरीके से अंजाम दिया गया था। लेकिन जिस बात ने जांच टीम का विशेष ध्यान खींचा, वो एक विरोधाभासी विवरण था। यदि वे पेशेवर लुटेरे थे, तो उन्होंने केवल तिजोरी क्यों तोड़ी और चले गए? अन्य कमरों की तलाशी क्यों नहीं ली, जहां अभी भी बहुत सारी कीमती चीजें थीं? और अगर वो एक अजनबी था, तो उसे कैसे पता चला कि 2 मंजिला सामान से भरे घर में तिजोरी कहां रखी है? इन सवालों ने एसपी विक्रम सिंह को रिपोर्ट पढ़ते समय लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जांचकर्ताओं से धीरे से कहा, अपराधी सिर्फ लूटने के लिए नहीं आया था। हो सकता है कि वो इस परिवार के साथ कोई दुश्मनी या कोई निजी रहस्य लेकर आया हो। जांच टीम के बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। रोशनी हर थके हुए सिपाही के चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। वे जानते थे कि जांच अब वास्तव में शुरू हुई है। सीतापुर के खेतों पर शाम ढल गई। दिन की आखिरी किरणें पुरानी टाइलों वाली छतों पर लाल रंग बिखेर रही थीं, जबकि ग्रामीण धीरे धीरे अपने खेतों को समेटकर अपने सामान्य रात के खाने के लिए घर लौट रहे थे। जिला पुलिस मुख्यालय में बत्तियां पूरी रात जलती रहीं। 21 तारीख की रात को ही एक विशेष जांच दल का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व सीधे एसपी विक्रम सिंह कर रहे थे। वो जानते थे कि हर गुजरते घंटे के साथ अपराधी के निशान धुंधले होते जाएंगे और मामले को सुलझाने का मौका भी कम होता जाएगा। छोटे से बैठक कक्ष में
सीतापुर जिले का नक्शा मेज पर फैला हुआ था। लाल पिन संदिग्ध क्षेत्रों को चिन्हित कर रहे थे, जबकि रिपोर्ट, घटना स्थल की तस्वीरें और फॉरेंसिक नमूनों के ढेर मेज के कोने में बड़े करीने से रखे गए थे। हवा तनाव से भरी थी। एसपी विक्रम सिंह ने धीरे से अपनी कलम मेज पर थपथपाई। उनकी आवाज गहरी और दृढ़ थी। हम 3 टीमों में बटेंगे। हर टीम का एक स्पष्ट काम होगा। हमें एक भी सुराग नहीं छोड़ना है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। पहली जासूसी टीम को उसी रात काम पर लगा दिया गया। उन्होंने सीतापुर जिले और पड़ोसी क्षेत्रों जैसे लखनऊ और कानपुर के भीतर चोरी और डकैती के पूर्व रिकॉर्ड वाले सभी संदिग्धों की जांच की। सूची जल्दी ही सैकड़ों नामों तक पहुंच गई। पुरानी फाइलें खोली गईं। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक के बाद एक चेहरे दिखाई दिए। जांच दल ने हाल ही में जेल से छूटे संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित किया, जिनके पास बोल्ट कटर का उपयोग करने का कौशल था या जो पहले रात में घरों में घुस चुके थे। हालांकि लगभग 3 दिनों की जांच के बाद हर एक के पास स्पष्ट सबूत थे कि वे अपराध के समय वहां नहीं थे। कोई भी उस समय रामपुर गांव के पास नहीं देखा गया था। कार्यालय में सन्नाटा छा गया। एक युवा जांचकर्ता ने गहरी सांस छोड़ी। अगर वे पेशेवर नहीं हैं, तो कौन है? कौन एक पूरे परिवार पर इस तरह हाथ उठाने की हिम्मत करेगा? एसपी विक्रम सिंह ने बस धीरे से जवाब दिया, जब बाहर कोई सुराग न मिले तो अंदर देखो। तुरंत बाद दूसरी टीम को तैनात किया गया। उन्होंने पीड़ित परिवार के संबंधों का खाका बनाना शुरू किया। दोस्त, सहकर्मी, साथी, रिश्तेदार और यहां तक कि वे लोग भी जिनसे उनका कभी कोई विवाद हुआ हो। पीड़ित रमेश कुमार इलाके में एक जाने माने बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे। पड़ोसियों ने बताया कि वो सज्जन, मेहनती, अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करने वाले और विशेष रूप से बहुत वफादार थे। हालांकि जैसे जैसे जांच गहरी होती गई, टीम ने जटिल संबंधों की कई परतें खोजीं। वे लोग जिन्होंने उनके साथ व्यापार किया था, कुछ साथी जिनसे पैसे को लेकर विवाद हुआ था और कुछ छोटे कर्ज जो चुकाए नहीं गए थे। वे हर घर, हर कैफे में गए, हर पुराने मजदूर से पूछा। हर कोई हैरान और दुखी था, लेकिन किसी के पास पूरे परिवार को मारने का इतना बड़ा मकसद नहीं था। कुछ जानकारी दर्ज की गई कि अपराध से कुछ दिन पहले रमेश का पैसे उधार लेने को लेकर एक चचेरे भाई से झगड़ा हुआ था, लेकिन ये एक छोटा मोटा विवाद था, गंभीर नहीं। एसपी विक्रम सिंह ने रिपोर्ट सुनी और चुप रहे। उन्होंने रिश्तेदार शब्द के चारों ओर लाल कलम से एक गोला बनाया। उनके दिमाग में कुछ कौंधने लगा था। उसी समय तीसरी टीम को चोरी हुई संपत्ति के सुरागों का पता लगाने का काम सौंपा गया था। रिश्तेदारों के अनुसार रमेश के परिवार ने तिजोरी में लगभग 20 तोले सोना और कुछ नकदी रखी थी। ये कई वर्षों की मेहनत की कमाई थी, जिसे घर के पीछे कमरों की एक और कतार बनाने के लिए बचाया गया था। जासूस जिले के अंदर और बाहर के सभी सुनारों की दुकानों, गिरवी की दुकानों और रात के बाजारों में फैल गए। वे सोने की तस्वीरें लेकर हर दुकानदार से पूछते, हर रसीद की जांच करते। लगातार 3 दिनों तक दर्जनों जांचों के बावजूद किसी ने भी इतनी मात्रा में सोना नहीं बेचा था और न ही किसी संदिग्ध नकदी के लेन देन का कोई सुराग था। जांच के सभी रास्ते एक बंद गली की ओर जाते दिख रहे थे। समय अत्यधिक तनाव में बीतता गया। इस जघन्य अपराध को 10 दिन हो चुके थे, लेकिन जांच टीम को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। जनता का दबाव और पीड़ित के रिश्तेदारों की दर्द भरी आंखों ने सभी को और भी दृढ़ निश्चयी बना दिया। हर रात जिला पुलिस मुख्यालय में बत्तियां जलती रहती थी। हर कोई अपने काम में लगा था। कोई बयानों की फिर से जांच कर रहा था, कोई पैरों के निशानों का विश्लेषण कर रहा था, कोई पास की सड़कों से मिले सुरक्षा कैमरे के फुटेज को जोड़ रहा था। कीबोर्ड की खटखटाहट, प्रिंटर की आवाज और गहरी सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। हर कोई अपनी थकान को दबाने की कोशिश कर रहा था। एसपी विक्रम सिंह अक्सर देर रात तक बैठते। वो घटनास्थल की तस्वीर को घूरते रहते। खून का धब्बा, जूते का निशान, खाली तिजोरी और पिछले साल दिवाली पर ली गई पीड़ित परिवार की तस्वीर।
तीनों के चेहरे खुशी से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन अब ये सिर्फ एक याद थी, ये कोई सामान्य डकैती नहीं हो सकती, उन्होंने खुद से कहा। अपराधी उस घर के हर रास्ते को अच्छी तरह जानता था, तिजोरी की जगह भी जानता था, यहां तक कि आंगन में कुत्ते के बारे में भी। एक विचार कौंधा, अगर अपराधी घर के बारे में इतना अच्छी तरह जानता था, तो क्या ये हो सकता है कि वो कभी वहां रहा हो या इस परिवार के बहुत करीब हो? अगली सुबह जब डेटा का सारांश एसपी की मेज पर भेजा गया, तो पड़ोसियों के बयानों में एक नाम बार बार आया, सुरेश कुमार, पीड़ित का छोटा भाई और वही व्यक्ति जिसने सबसे पहले सूचना दी थी। उन्होंने रिपोर्ट को देखा। उनकी आंखों में संदेह की एक किरण चमकी। सुरेश कर्ज में डूबा हुआ था। उसने अपने भाई से पैसे उधार मांगे थे, लेकिन मना कर दिया गया था। और अपराध की रात सुरेश ने दावा किया था कि वो घर पर अकेला था, जिसका कोई गवाह नहीं था। ये सब अलग अलग टुकड़े थे, लेकिन जब उन्हें एक साथ रखा गया, तो तस्वीर की एक धुंधली रूपरेखा उभरने लगी। क्या यह संभव है कि जिस व्यक्ति ने इस पूरे ग्रामीण इलाके को दहला दिया, वो कोई अजनबी नहीं था? और अगर ऐसा है, तो उस छोटे भाई के आंसुओं के पीछे और क्या छिपा है? ये सवाल एसपी विक्रम सिंह के दिमाग में गूंजता रहा जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सीतापुर में रात हो चुकी थी। हवा बांस के पेड़ों से सरसरा रही थी। मौसम के आखिरी झिंगुर धीरे धीरे गा रहे थे। एक मामला जो गतिरोध में पड़ता दिख रहा था। अब रहस्य के पर्दे में पहली दरार दिखाई देने लगी थी। आधी रात को सीतापुर जिला पुलिस मुख्यालय में बत्तियां अभी भी जल रही थीं। मेज पर फाइलें बिखरी पड़ी थीं। जांच टीम के बैठक कक्ष में माहौल इतना भारी था कि घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इस जघन्य अपराध को 10 दिन बीत चुके थे। दर्जनों जांच की दिशाएं शुरू की गईं, लेकिन सभी शुरुआती बिंदु पर वापस आ गईं। सब कुछ एक बंद गली में पहुंचता दिख रहा था, जबकि हर कोई थका हुआ था। एक युवा जांचकर्ता, इंस्पेक्टर पवन शर्मा, जो घटनास्थल की जांच टीम का हिस्सा था, धीरे धीरे अंदर आया। उसके हाथ में तस्वीरों का एक सेट था। रात भर जागने के कारण उसकी आवाज भारी थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। रिपोर्ट, एसपी साहब। मैं घटनास्थल के निशानों पर फिर से रिपोर्ट करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि हमने एक विवरण छोड़ दिया है। पूरे कमरे की आंखें पवन की ओर मुड़ गईं। उसने घटनास्थल की तस्वीरें एक एक करके मेज पर फैलाईं। वे तस्वीरें जो अब तक परिचित थीं, जूते के निशान, खून के धब्बे, तिजोरी, खिड़की, अब एक अलग नजरिए से देखी जा रही थीं। उसने पहली तस्वीर की ओर इशारा किया। ये कीचड़ सने जूतों का निशान है, आकार 41, खिड़की से अंदर की ओर आ रहा है। लेकिन अजीब बात यह है कि खिड़की से तिजोरी तक की दूरी लगभग 8 मीटर है और केवल 4 स्पष्ट पैरों के निशान हैं और कोई भी निशान रास्ते से भटका हुआ नहीं है। वो रुका और चारों ओर देखा। अगर कोई रात के अंधेरे में घुसपैठ करता है तो ये बहुत अजीब है, क्योंकि आमतौर पर अपराधी टटोलते हुए कदम रखता है, बेतरतीब ढंग से चलता है, लेकिन यहाँ वे सीधे तिजोरी तक गए, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी सामान से टकराए। कमरा पूरी तरह से चुप था। एसपी विक्रम सिंह ने हाथ बांधे, उनकी आंखें विचारमग्न थीं। तुम कह रहे हो कि अपराधी को तिजोरी की जगह पहले से पता थी? जी हां एसपी साहब, सिर्फ तिजोरी ही नहीं, मैंने ये भी पाया कि वे उस अंधेरे घर में एक भी गलत कदम नहीं चले, जैसे कि वे हर कोने से वाकिफ हों। पवन ने एक और तस्वीर पलटी, घर के पिछले दरवाजे की एक तस्वीर, जहां पुलिस को बाहर निकलने के निशान मिले थे। ये पिछला दरवाजा केवल अंदर से कुंडी खोलकर खोला जा सकता है, तो अगर अपराधी घर से परिचित नहीं था तो उसे इसे खोलना कैसे पता चला? इसका मतलब है कि वो पहले यहां रह चुका है या उसे विस्तार से निर्देश दिए गए थे। एसपी विक्रम सिंह ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उनकी आवाज गहरी हो गई। खिड़की को काटना सिर्फ बाहर से घुसपैठ का झूठा दृश्य बनाने के लिए था। बिल्कुल सही एसपी साहब, अगर आप ध्यान से देखें तो खिड़की की ग्रिल काटी गई है, लेकिन कमरे के अंदर कोई धातु का टुकड़ा नहीं गिरा है। सब कुछ अंदर से बाहर की ओर काटा गया है, बाहर से नहीं।
पूरा कमरा स्तब्ध रह गया, जैसे एक ठंडी हवा का झोंका गुजर गया हो। एक अनुभवी जांचकर्ता सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह धीरज से बोला, इसका मतलब है कि अपराधी घर का कोई सदस्य हो सकता है, या कम से कम उसके पास अंदर आने के लिए चाबी थी। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन एसपी विक्रम सिंह की आंखों ने सब कुछ कह दिया। वो उठे, धीरे धीरे घटनास्थल के बोर्ड के पास गए और परिचित व्यक्ति जो पीड़ित के घर तक पहुंच सकता है शब्दों पर लाल कलम से गोला बना दिया। उसी रात बैठक कई घंटे और चली। जांचकर्ताओं ने उन सभी रिश्तेदारों, परिचितों और पड़ोसियों की सूची की फिर से जांच की, जो अपराध के समय के आसपास उस घर में आते जाते थे। सूचना देने वाले सुरेश कुमार का नाम जल्दी ही सबसे पहले आया। कारण बहुत सरल था, वो पीड़ित का छोटा भाई था, अक्सर घर आता जाता था, घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति था जिसने अपराध का पता लगाया और पुलिस को सूचना दी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, सुरेश के बयान में कुछ बातें मेल नहीं खा रही थीं। एक जांचकर्ता ने बताया कि सुरेश ने कहा कि वो सुबह 5 बजे अपने भाई के घर गया क्योंकि वो संपर्क नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक पड़ोसी ने गवाही दी कि उसने उसे सुबह 5 बजे से पहले रमेश के घर के पास देखा था। उसने इसका क्या स्पष्टीकरण दिया? सुरेश ने कहा, वो सुबह जल्दी टहलने के लिए उठा और फिर रास्ते में चला गया। एसपी विक्रम सिंह ने चुपचाप फाइल को देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी कलम को मेज पर 3 बार हल्के से थपथपाया। ये एक संकेत था कि उनके दिमाग में एक नई जांच की दिशा बन गई है। अगली सुबह जांच दल घटनास्थल पर वापस गया। इस बार उन्होंने न केवल तकनीकी नजर से देखा, बल्कि एक अपराधी के मनोविज्ञान को समझने वाले की नजर से भी। उन्होंने खुद को अपराधी की जगह रखने की कोशिश की। अगर वो एक अजनबी होता तो उसे तिजोरी खोजने में समय लगता, लेकिन यहां अपराध का समय केवल 10-15 मिनट था। अगर वो एक पेशेवर लुटेरा होता तो वो सारी संपत्ति साफ कर देता, लेकिन तिजोरी खाली थी, जबकि अन्य कीमती सामान वैसे ही पड़े थे। अगर वो एक बाहरी व्यक्ति होता तो वो खिड़की से बाहर निकलता, लेकिन पिछला दरवाजा ही भागने का रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जिसे केवल घर का कोई व्यक्ति ही खोल सकता था। सभी तर्क एक ही बिंदु पर आकर टिक गए, कोई परिचित या रिश्तेदार। एक युवा जांचकर्ता ने धीरे से कहा, अगर ये सच में कोई रिश्तेदार है तो घटनास्थल को बहुत चतुराई से बनाया गया है ताकि हमें विश्वास हो कि ये एक डकैती है। एसपी विक्रम सिंह ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, और अगर ये सच में कोई रिश्तेदार है तो उसने दुख का अभिनय बहुत ही शानदार ढंग से किया है। उस दोपहर जांच टीम ने सूचना देने वाले छोटे भाई सुरेश कुमार की पूरी फाइल को फिर से खंगालने का फैसला किया। शुरुआती जानकारी से पता चला कि सुरेश ऑनलाइन जुए और कर्ज में डूबा हुआ था। उसने कई बार अपने भाई से पैसे उधार मांगे जो नहीं मिले, और हाल ही में वो हताशा के संकेत दे रहा था। एसपी विक्रम सिंह ने उस बोर्ड को देखा जहां संभावित संदिग्धों के कई नाम लिखे थे। उन्होंने एक एक करके उन्हें काटा और फिर सुरेश कुमार छोटा भाई पर रुक गए। उसके नीचे उन्होंने लाल कलम से एक छोटी सी पंक्ति लिखी, एकमात्र व्यक्ति जो उस घर में सब कुछ अच्छी तरह जान सकता था। कमरा सन्नाटे में डूब गया। हर कोई भारी हवा और थोड़े दुख को महसूस कर सकता था, क्योंकि अगर ये परिकल्पना सही थी तो अपराधी ने न केवल लोगों की हत्या की थी, बल्कि अपने ही सगे संबंधियों की हत्या की थी। उस रात एसपी विक्रम सिंह सोए नहीं। वो अपनी मेज पर अकेले बैठे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे। बाहर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेज पर पीड़ित परिवार की तस्वीर छोटे भाई की फाइल के बगल में पड़ी थी। एक ऐसा संयोग जिसने उन्हें दुखी कर दिया। अगर ये सच में वो हैं, तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक त्रासदी है। उन्होंने धीरे से कहा, जैसे खुद से फुसफुसा रहे हों। जांच एक नए चरण में प्रवेश कर गई, चुपचाप लेकिन पहले से कहीं अधिक तीव्र, क्योंकि इस बार उन्हें न केवल सुरागों का पता लगाना था, बल्कि एक पूरी तरह से रचे गए अभिनय का पर्दाफाश भी करना था।
सभी सबूतों का फिर से विश्लेषण करने के बाद जांच टीम एक महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंची। अब बाहर की अस्पष्ट परिकल्पनाओं का पीछा नहीं करना है, बल्कि पीड़ित के रिश्तेदारों पर ही ध्यान केंद्रित करना है। और सूची में सबसे ऊपर जो नाम रखा गया वो कोई और नहीं बल्कि 40 वर्षीय सुरेश कुमार था, रमेश कुमार का छोटा भाई, जिसने उस दुर्भाग्यपूर्ण सुबह फोन करके सूचना दी थी। पड़ोसियों की नजर में सुरेश एक सज्जन, कम बोलने वाला व्यक्ति था, जो अक्सर अपने भाई के घर के कामों में मदद करने आता था। दोनों भाई बचपन से ही बहुत करीब थे, यहां तक कि एक ही गांव में रहते थे, बस 200 मीटर की दूरी पर। इसीलिए जब रमेश की हत्या हुई तो हर कोई सुरेश के लिए दुखी था। वो भाई जिसने परिवार में अपना एकमात्र बचा हुआ रिश्तेदार खो दिया था। अंतिम संस्कार के दिन वो आंगन के बीच में रो रो कर बेहोश हो गया, लगातार चिल्ला रहा था, भाई तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। इस दृश्य ने हर किसी को रुला दिया, लेकिन एसपी विक्रम सिंह जैसे अनुभवी जांचकारों के लिए वो जानते थे कि हर आंसू सच्चा नहीं होता। जैसे ही फॉरेंसिक और घटनास्थल के सबूतों से पता चला कि अपराधी कोई परिचित था, एसपी विक्रम सिंह ने तुरंत जांच दल को सुरेश के सभी बयानों की फिर से जांच करने का आदेश दिया। बयान की फाइल फिर से खोली गई। सुरेश ने कहा था कि वो सुबह 5 बजे अपने भाई को नाश्ते के लिए बुलाने के लिए उठा था। कई बार फोन करने पर जब किसी ने नहीं उठाया तो उसे कुछ अशुभ होने का अंदेशा हुआ और वो घर की ओर भागा। दरवाजा बाहर से बंद पाया और खिड़की से झांकने पर खून देखा तो शोर मचाया। सुनने में ये तर्कसंगत लगता था, लेकिन 2 बातें ध्यान खींचने वाली थीं। एक गवाह ने बताया कि उसने सुरेश को रमेश के घर की गली से सुबह लगभग 4:30 बजे गुजरते देखा था, जो उसके बताए समय से कम 30 मिनट पहले था। और सुरेश का फोन डेटा के अनुसार सुबह 1 से 3 बजे के बीच बंद था, ठीक उसी समय जब अपराध हुआ था। एसपी विक्रम सिंह ने उस डेटा के नीचे एक रेखा खींची। उनकी आवाज धीमी लेकिन तीखी थी। ठीक उसी समय फोन क्यों बंद था? एक जासूसी टीम को गुप्त रूप से स्थानीय क्षेत्र में भेजा गया ताकि सुरेश के जीवन के बारे में चुपचाप जानकारी इकट्ठा की जा सके। परिणाम ने पूरी जांच टीम को स्तब्ध कर दिया। सुरेश को ऑनलाइन जुए, विशेष रूप से सट्टेबाजी और क्रिकेट पर दांव लगाने की लत थी। वो लगभग 10 लाख रुपए हार चुका था और उसे उच्च ब्याज दरों पर बाहर से उधार लेना पड़ा था। अपराध से कुछ हफ्ते पहले सुरेश ने कर्ज चुकाने के लिए रमेश से पैसे उधार लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसके भाई ने मना कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि उसका भाई अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगा। पड़ोसियों को अभी भी याद था कि उस रात दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था। चीखने की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं, लेकिन अगली सुबह सभी ने सोचा कि उन्होंने सुलह कर ली है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सुरेश की तस्वीर और साफ होती गई। एक बेरोजगार आदमी, कर्ज में डूबा हुआ, लेनदारों का दबाव और उसके पास अपने भाई के घर की चाबी थी। सभी छोटे छोटे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे, जैसे एक तस्वीर जिसे अपराधी ने अनजाने में खुद बना दिया हो। पूरी जांच के दौरान सुरेश ने पूरा सहयोग किया, यहां तक कि वो अक्सर पुलिस स्टेशन आकर मामले की प्रगति के बारे में पूछता रहता था। वो अपने भाई के प्रति दुख व्यक्त करता। जब भी अपने दुर्भाग्यशाली भतीजे राहुल का जिक्र होता तो सिसक सिसक कर रो पड़ता। सुरेश के रवैये ने शुरू में जांच दल के कई लोगों को असहज कर दिया। उन्हें डर था कि वे किसी निर्दोष पर शक कर रहे हैं, लेकिन ये अत्यधिक पूर्णता ही थी जिसने एसपी विक्रम सिंह को और भी सतर्क कर दिया। उन्होंने एक बार अपने साथियों से कहा था, जो वास्तव में दुखी होता है वो अक्सर चुप रहता है, और जो ये साबित करना चाहता है कि वो दुखी है वो बहुत ज्यादा बोलता है। एक युवा जांचकर्ता ने याद किया, जब हम उसका बयान ले रहे थे तो वो हमेशा कर्ज की बात खुद ही उठाता था, लेकिन इस तरह कहता था जैसे मैं बस कुछ हजार ही हारा था और फिर खुद का बचाव करता था। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सब चुका देता। जैसे उसे डर हो कि हम ये बात भूल जाएंगे।
ये एक हानि रहित लगने वाला बयान था, लेकिन एसपी विक्रम सिंह जैसे अनुभवी व्यक्ति के लिए ये एक रक्षात्मक संकेत था, एक ऐसे व्यक्ति का संकेत जो कहानी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। सभी जांच दिशाओं की समीक्षा करने के बाद जांच टीम ने सुरेश कुमार को विशेष निगरानी में रखने का फैसला किया। उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं करना था, उसे खुद गलती करने देना था। सादे कपड़ों में जासूसों की एक टीम को सुरेश का पीछा करने के लिए भेजा गया। उन्होंने उसकी हर हरकत पर नजर रखी, कैफे से लेकर गिरवी की दुकान तक और रात में उसकी रहस्यमयी मुलाकातों तक। जबकि जनता का विश्वास अभी भी उस बेचारे छोटे भाई के दर्द पर केंद्रित था, अंधेरे में न्याय के कदम चुपचाप उसकी ओर बढ़ रहे थे। अगली दोपहर सुरेश अचानक अपने एक पुराने दोस्त के घर गया और उसे एक छोटा सा प्लास्टिक का थैला देते हुए कहा, ये कुछ दिनों के लिए रख लो, मैं बाद में ले लूंगा। दोस्त को अजीब लगा, लेकिन उसने रख लिया। किसी को नहीं पता था कि उस थैले में क्या है, जब तक कि पुलिस ने गुप्त रूप से जांच नहीं की और कीचड़ सने दस्ताने और कुछ फटे हुए कपड़े के रेशे नहीं पाए, जो घटना स्थल से मिले कपड़े के नमूने से बिल्कुल मेल खाते थे। ये पहला टुकड़ा था जिसने एसपी विक्रम सिंह की जांच की दिशा को सही साबित किया। अब सीतापुर गांव का वो सज्जन छोटा भाई आधिकारिक तौर पर नंबर 1 संदिग्ध बन गया था। उस रात बैठक कक्ष में एसपी विक्रम सिंह नक्शे के सामने चुपचाप खड़े थे। पीली रोशनी उनके गहरे विचारमग्न चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने धीरे धीरे जासूसों से कहा, अगर ये वही है तो हम सबसे क्रूर अपराध का सामना कर रहे हैं। खून के रिश्ते के बीच उसने पैसे को चुना, प्यार और विवेक के बीच उसने अपराध को चुना, लेकिन न्याय इसे अंधेरे में डूबने नहीं देगा। किसी ने जवाब नहीं दिया, केवल कागजों की सरसराहट और घड़ी की टिक टिक की आवाज थी। एक योजना बनाई गई थी, बुद्धि का खेल, बल का नहीं, क्योंकि सुरेश जैसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए केवल भावनाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है। हर हत्या के मामले में कुछ अपराधी सोचते हैं कि उन्होंने सारे निशान मिटा दिए हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि फोरेंसिक विज्ञान कभी नहीं सोता। हर सूखा खून का धब्बा, हर धुंधला फिंगरप्रिंट, यहां तक कि छोटे छोटे धातु के टुकड़े भी सच्चाई की अपनी कहानी कहते हैं। लगभग 3 सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद सीतापुर जिला पुलिस की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने जांच टीम को पहली जांच रिपोर्ट भेजी। कागज पर छपे हर शब्द ने पूरे बैठक कक्ष को शांत कर दिया। एसपी विक्रम सिंह ने रिपोर्ट नीचे रखी, अपने साथियों की ओर देखा। दोस्तों, ये मामला अब समाप्त होने वाला है। घटना स्थल पर तकनीशियनों ने तिजोरी के दरवाजे के भीतरी किनारे पर खून से सना एक फिंगरप्रिंट पाया था, एक ऐसी जगह जहां घर का मालिक भी शायद ही कभी छूता हो। शुरू में ये फिंगरप्रिंट खून सूख जाने के कारण धुंधला था, लेकिन फ्लोरोसेंट लाइट और रासायनिक उपचार का उपयोग करके फिंगरप्रिंट पुनर्प्राप्ति तकनीक की बदौलत विशेषज्ञों ने लगभग 1/3 पैटर्न को बहाल कर लिया था। फिंगरप्रिंट के नमूने का राष्ट्रीय डेटाबेस में मिलान किया गया। परिणाम किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता था। इसके बाद जांच टीम ने पीड़ित के परिवार के सदस्यों, जिसमें सूचना देने वाला सुरेश कुमार भी शामिल था, के फिंगरप्रिंट के साथ मैनुअल रूप से तुलना करने का फैसला किया। जब सॉफ्टवेयर ने मिलान का परिणाम दिखाया तो पूरी प्रयोगशाला कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। तस्वीर पर हर लकीर, हर प्रतिच्छेदन बिंदु सुरेश की दाहिनी तर्जनी से पूरी तरह मेल खाता था। जांच टीम को भेजी गई रिपोर्ट में केवल 4 संक्षिप्त और ठंडे शब्द थे। पूर्ण मिलान। एसपी विक्रम सिंह ने परिणाम पत्र पकड़ा। उनकी आंखों में उदासी और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। खून से सने फिंगरप्रिंट को संयोग से नहीं समझाया जा सकता। उसने तिजोरी को तब छुआ था जब उसके हाथ पर उसके अपने ही रिश्तेदार का खून लगा था। यही नहीं रोका। एक जासूसी टीम को सुरेश कुमार के घर के आसपास के क्षेत्र की तलाशी लेने का आदेश दिया गया। शुरू में उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जब तक कि एक सिपाही ने ये नहीं देखा कि घर के पीछे के तालाब को कुछ दिन पहले ही हिलाया गया था। पड़ोस के लोगों ने कहा, आमतौर पर तालाब का पानी साफ रहता है,
लेकिन उस दिन अचानक ये गंदा हो गया और एक बदबू आ रही थी, जैसे किसी ने इसे हिलाया हो। टीम ने किसी को नीचे गोता लगाने के लिए भेजा और कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने कीचड़ से सनी एक भारी लोहे की वस्तु को बाहर निकाला। लगभग आधा मीटर लंबा एक बोल्ट कटर, जिसके हैंडल पर जंग लग गया था। बोल्ट कटर को उसी रात जांच के लिए ले जाया गया। परिणाम ये था कि पीड़ित के घर की खिड़की की ग्रिल पर लगे धातु के निशान इस बोल्ट कटर की मिश्र धातु से पूरी तरह मेल खाते थे। यहां तक कि बोल्ट कटर के सिरे पर भी हल्के पीले रंग के पेंट के निशान थे, जो उस खिड़की की दीवार के रंग से मेल खाते थे जिसे काटा गया था। ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं थी। ये वही हथियार था जिसका इस्तेमाल झूठा घटनास्थल बनाने के लिए किया गया था, और ये सुरेश को मामले से जोड़ने वाला एक आदर्श टुकड़ा था। सुरेश द्वारा अपने दोस्त को दिए गए प्लास्टिक के थैले में मिले दस्तानों से फॉरेंसिक टीम ने दस्ताने की दरार में फंसे एक छोटे भूरे रंग के कपड़े के रेशे का पता लगाया। जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो उन्होंने पाया कि उस रेशे की संरचना पीड़ित रमेश की शर्ट की आस्तीन से लिए गए कपड़े के टुकड़े से बिल्कुल मेल खाती है, जिससे साबित होता है कि अपराधी और पीड़ित के बीच सीधा संपर्क हुआ था। इसके अलावा दस्ताने पर लगी मिट्टी के नमूने में खनिज संरचना पीड़ित के घर के आसपास की कीचड़ वाली मिट्टी से मेल खाती थी। ये मिट्टी केवल पीछे के छोटे तालाब के क्षेत्र में पाई जाती थी और गांव में कहीं और आम नहीं थी। हर छोटा महत्वहीन लगने वाला सबूत अब एक साथ मिलकर पूरे अपराध की कहानी कह रहा था। किसी कबूलनामे की जरूरत नहीं थी। विज्ञान ने न्याय की ओर से बात की थी। एसपी विक्रम सिंह ने उस रात जांच टीम की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने मेज पर सभी सबूत फैला दिए। खून से सने फिंगरप्रिंट वाली घटनास्थल की तस्वीरें, सबूतों की जांच रिपोर्ट, कपड़े के टुकड़े से डीएनए परिणाम और बोल्ट कटर की बरामदगी की रिपोर्ट। उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा। उनकी आवाज गहरी और दृढ़ थी। दोस्तों, ये मामला खत्म हो गया है। अपराध को गढ़ा जा सकता है, लेकिन निशान कभी झूठ नहीं बोलते। किसी ने कुछ नहीं कहा। एक राहत और दुख की मिलीजुली भावना पूरे कमरे में फैल गई, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ ही घंटों में वो आदमी जिसे पूरा गांव सहानुभूति दे रहा था, उसे अपने जीवन की सबसे भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। सच्चाई ये कि वो वही था जिसने अपने ही सगे संबंधियों की जान ले ली थी। रात के 11 बजे जिला पुलिस मुख्यालय में बत्तियां अभी भी जल रही थीं। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जैसे आसमान की गहरी सांस। एक टीम को जांच के लिए सुरेश कुमार को बुलाने का आदेश दिया गया। अब सादे कपड़ों में छिपकर पीछा करने की जरूरत नहीं थी। इस बार वे खुलेआम सम्मानपूर्वक गए। जब उसने दरवाजे पर पुलिस बल को देखा तो सुरेश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से कांपती आवाज में पूछा, क्या बात है साहब? एक अधिकारी ने धीरे से जवाब दिया, आप बस हमारे साथ चलिए, बस कुछ सवाल पूछने हैं। सुरेश ने चारों ओर देखा, अपनी पत्नी, बच्चों और पड़ोसियों को बरामदे में झांकते हुए देखा और फिर सिर झुकाकर गाड़ी में बैठ गया। मुख्यालय के रास्ते में गाड़ी की हेडलाइट्स उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि ऐसा कुछ था जैसे वो जानता हो कि उसका क्या इंतजार कर रहा है। पूछताछ कक्ष में सब कुछ पहले से ही तैयार था। मेज पर फाइलों का ढेर था। बगल में घटनास्थल की तस्वीरें, सबूत और जांच के परिणाम थे। एसपी विक्रम सिंह अंदर आए। उनकी चाल शांत लेकिन दृढ़ थी। वो जानते थे कि आज रात सिर्फ एक सामान्य पूछताछ नहीं होगी, बल्कि विवेक और अपराध के बीच एक टकराव होगा, और इस बार सच्चाई के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। 10 जून 2024 की रात सीतापुर जिला पुलिस का पूछताछ कक्ष पूरी तरह से शांत था। केवल खिड़की के बाहर बारिश की टप टप की आवाज और ठंडी लकड़ी की मेज पर पीली रोशनी पड़ रही थी। आमने सामने 2 लोग थे। एक तरफ कानून का रखवाला, दूसरी तरफ वो जिसने अभी अभी विवेक की सीमा पार की थी। मेज के बीच में फाइलों का एक मोटा ढेर बड़े करीने से रखा हुआ था। घटनास्थल की तस्वीरें, फिंगरप्रिंट की जांच रिपोर्ट, धातु के टुकड़े, बोल्ट कटर और कीचड़ सने दस्ताने। वे सब चुप थे,
लेकिन वे गवाह थे जो बोल नहीं सकते थे, जो तब बोलने को तैयार थे जब इंसान सच्चाई से इनकार कर दे। सुरेश कुमार सिर झुकाए बैठा था। उसके दोनों हाथ कसकर एक दूसरे में गुंथे हुए थे। चेहरा मुरझाया हुआ था, नींद की कमी से आंखें धंस गई थीं। वो जानता था कि यहां आना सिर्फ बयान लेने के लिए नहीं था, जैसा कि उसे बताया गया था। एसपी विक्रम सिंह धीरे धीरे अंदर आए। उनकी चाल धीमी और आंखें शांत थीं। उन्होंने न तो चिल्लाया और न ही दबाव डाला। बस धीमी आवाज में कहा, सुरेश, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? सुरेश ने सिर उठाया, एक कमजोर मुस्कान लाने की कोशिश की। जी, मैं बस इतना जानता हूं कि पुलिस को मेरे भाई के मामले में और कुछ स्पष्ट करना है। सही है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ और नहीं पूछूंगा, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम खुद बताओ कि तुम्हें क्या याद है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। एसपी विक्रम सिंह ने एक तस्वीर निकाली, घटना स्थल की तस्वीर, जहां फर्श पर खून का धब्बा सूख गया था, और धीरे धीरे कहा, क्या तुम जानते हो कि यह खून का धब्बा किसका है? सुरेश चुप रहा। ये रमेश का है, और ठीक इसके बगल में तुम्हारे फिंगरप्रिंट हैं। सुरेश चौंक गया, उसकी आंखें फैल गईं। ये असंभव है, मैं तो अंदर गया ही नहीं था कि फिंगरप्रिंट छोड़ दूं। एसपी विक्रम सिंह ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक और कागज निकाला, फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट, और उसे धीरे से मेज पर रख दिया। ये फॉरेंसिक लैब का परिणाम है। तिजोरी पर खून से सना फिंगरप्रिंट तुम्हारी दाहिनी तर्जनी से पूरी तरह मेल खाता है। कमरे में तनाव बढ़ गया। बाहर बारिश की आवाज और भी भारी लगने लगी। सुरेश कांपते हुए थूक निगल गया। शांत रहने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं तो घटना का पता चलने के बाद ही अंदर गया था। मैं बहुत डर गया था। हो सकता है मैंने छू लिया हो। एसपी विक्रम सिंह ने अपनी गहरी शांत आवाज बनाए रखी। तुमने कहा कि तुमने तिजोरी को घटना का पता चलने के बाद ही छुआ था, है ना? जी, तो फिर तुम्हारे फिंगरप्रिंट पर पीड़ित का खून कैसे लगा, जबकि उस समय तक खून 3 घंटे से अधिक समय से सूख चुका था? सुरेश स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जवाब उसके गले में अटक गया। एसपी विक्रम सिंह ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस धीरे धीरे बोल्ट कटर निकाला, सबूत के तौर पर उसे मेज पर रख दिया। क्या तुम्हें यह चीज जानी पहचानी लग रही है? सुरेश ने देखा और सिर हिला दिया। मैंने इसे कभी नहीं देखा। ये तुम्हारे घर के पीछे तालाब के नीचे मिला था, और खिड़की की ग्रिल पर धातु के निशान इससे पूरी तरह मेल खाते हैं। यहां तक कि पीला पेंट भी तुम्हारे भाई के घर की दीवार के रंग जैसा ही है। कमरे के कोने में खड़ा एक जासूस ने अपनी मुट्ठी भींच ली। पूरी जांच टीम लगभग 1 महीने से इस मामले पर काम कर रही थी, और अब एसपी विक्रम सिंह के हर शब्द धीरे धीरे सुरेश के चारों ओर घेरा कस रहे थे। सुरेश कांपने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, आप लोगों को लगता है कि मैंने ये किया है? हम सगे भाई थे, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? एसपी विक्रम सिंह ने धीरे से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं सोचता। लेकिन विज्ञान झूठ नहीं बोलता। सुरेश, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन सच्चाई को नहीं। उन्होंने फाइल खोली, ऑनलाइन जुए के खाते का एक प्रिंटआउट निकाला और उसे ठीक उसके सामने रख दिया। ये Z89 खाता तुम्हारे नाम पर है। तुमने अपराध होने से 3 दिन पहले लगभग 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए। उसके बाद ये खाली हो गया और कुछ ही घंटों बाद तुम अपने भाई के घर गए। सुरेश ने सिर झुका लिया। उसके हाथ कसकर भींचे हुए थे, आंखें बंद थीं। एसपी विक्रम सिंह ने उसे देखा। उनकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी। मैं जानता हूं कि तुम बुरे काम करने के लिए पैदा नहीं हुए थे, लेकिन लालच, हताशा और डर ने तुम्हें इस रास्ते पर धकेल दिया। तुमने सिर्फ सोना नहीं लूटा, तुमने विश्वास, रिश्ते और 3 लोगों की जिंदगी भी छीन ली। पूछताछ कक्ष में सन्नाटा था। केवल बारिश की आवाज थी जो लोगों के दिलों में उतर रही थी। सुरेश रो पड़ा। आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए, सिसकियों में मिल गए। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था।
मैं सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए सोना लेना चाहता था, लेकिन रमेश भाई जाग गए और मुझे तिजोरी खोलते हुए देख लिया। वो चिल्लाए, मैं घबरा गया। मुझे डर था कि वो पुलिस को बुला लेंगे। मैंने चाकू उठाया। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। सुरेश की आवाज सिसकियों में टूट गई और सुनीता भाभी वो रमेश भाई को बचाने के लिए दौड़ी। मैं बस उन्हें हटाना चाहता था और फिर चाकू उन्हें लग गया। और बच्चा? एसपी विक्रम सिंह ने भर्राई आवाज में पूछा। वो बीच में जाग गया। वो चिल्लाया। मुझे डर था कि पड़ोसी सुन लेंगे। मैंने उसका मुंह दबा दिया और फिर उसकी सांस रुक गई। ये कहते कहते वो मेज पर गिर पड़ा, बेआवाज रो रहा था। पूछताछ कक्ष में माहौल भारी हो गया था। कोई खुश नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो सुना वो सिर्फ एक कबूलनामा नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के शब्द थे जिसने खुद को अपराध में दफन कर लिया था। एसपी विक्रम सिंह उठे और उस आदमी को देखा जो उनके सामने सिर झुकाए बैठा था। उन्होंने न तो चिल्लाया, न ही उसे दोषी ठहराया। उनकी आवाज गहरी लेकिन अजीब तरह से उदास थी। सुरेश, काश उस रात तुम एक कदम पीछे हट जाते। काश तुम अपने भाई को सच बता देते, तो किसी को मरना नहीं पड़ता। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन रिश्तेदार कभी नहीं। सुरेश ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज कर्कश थी। अब पछताने से भी देर हो गई है। मैं मरने के लायक हूं, मैं जानता हूं। एसपी विक्रम सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। फाइलें समेटी। कमरे से बाहर निकलने से पहले उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो इतना धीमा था जैसे सांस ले रहे हों, लेकिन जिसने पूरी जासूसी टीम को लंबे समय तक चुप करा दिया। इस मामले में कोई जीत नहीं है, बस सभी के लिए दर्द है। सुरेश कुमार ने कांपते हाथों से कबूलनामे पर हस्ताक्षर किए। उसकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे उसकी अपनी आत्मा रिश्ते और लालच की सीमा के बीच विकृत हो गई हो। बाहर बारिश रुक गई थी। सुबह की कमजोर रोशनी छोटी खिड़की से छनकर लकड़ी की मेज पर पड़ रही थी। 23 दिनों की अथक जांच के बाद मामला आधिकारिक तौर पर सुलझ गया। अपराध का खुलासा हो गया। लेकिन जांचकर्ताओं के दिलों में जो बचा वो खुशी नहीं, बल्कि एक बेचैनी थी। एक भाई, एक छोटे भाई और एक घर के बारे में जो कभी हंसी से भरा था, अब केवल एक खामोशी थी। नवंबर 2024 के अंत में एक सुबह सीतापुर जिला अदालत लोगों से खचाखच भरी हुई थी। बाहर आसमान साफ था। पतझड़ में पत्ते गिरा चुके पेड़ों से हल्की हवा चल रही थी, लेकिन अदालत के परिसर में माहौल अभी भी एक अवर्णनीय भारीपन से भरा था। इलाके के लोग बड़ी संख्या में आए थे। हर कोई उस व्यक्ति के मुकदमे को अपनी आंखों से देखना चाहता था जिसने पूरे जिले को दहला देने वाली त्रासदी को अंजाम दिया था। वो व्यक्ति जिसे कुछ महीने पहले तक वे एक बेचारे भाई को खोने वाले छोटे भाई के रूप में दया करते थे। अदालत कक्ष के बीच में सुरेश कुमार को लाया गया। कैदी की भूरे रंग की वर्दी ने उसे छोटा, दुबला पतला और थका हुआ दिखाया। उसके दोनों हाथ कसकर बंधे हुए थे। आंखें नीचे झुकी हुई थीं। अब न तो सूचना देने वाले दिन की तरह रोना था, न ही उस आज्ञाकारी छोटे भाई का रूप था जिसकी पूरा गांव प्रशंसा करता था। बस एक पीला चेहरा बचा था, जैसे उसकी आत्मा ने बहुत पहले ही उसका शरीर छोड़ दिया हो। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार के बचे हुए रिश्तेदार चुपचाप बैठे थे। एक महिला, रमेश और सुरेश की बहन, अपने सबसे छोटे भाई को हथकड़ी में देखकर आंसू पोंछ रही थी। उसकी आवाज भर्रा गई। एक ही माँ बाप के बच्चे होकर तूने ऐसा कैसे कर दिया? इस वाक्य ने पूरे कमरे को जैसे जमा दिया। कोई नहीं समझ सकता था कि कोई व्यक्ति सिर्फ कुछ तोले सोने और जुए के कर्ज के लिए अपने ही सगे संबंधियों की बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है। सुबह 9 बजे प्रिजाइडिंग जज ने हथौड़ा बजाया। अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। आरोप पत्र पढ़ा गया। हर शब्द स्पष्ट और ठंडा था। अभियुक्त सुरेश कुमार, जन्म 1984, निवासी रामपुर गांव, जिला सीतापुर, पर लोक अभियोजक द्वारा 2 आरोपों में मुकदमा चलाया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या
और धारा 392 के तहत डकैती। अभियुक्त के कृत्य को विशेष रूप से गंभीर माना गया, जिसमें एक बच्चे सहित कई लोगों की हत्या बर्बरतापूर्ण और नीच इरादे से की गई थी। पूरा अदालत कक्ष चुप था। सुरेश ने सिर झुका लिया, आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब कोई भी उसके देर से आए पश्चाताप पर विश्वास नहीं कर रहा था। जब उसे अपना अंतिम बयान देने की अनुमति दी गई तो उसने कांपती आवाज में कहा, माननीय न्यायाधीश, मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मेरा इरादा उन्हें मारने का कभी नहीं था। मैं बस कर्ज चुकाने के लिए कुछ पैसे लेना चाहता था। लेकिन जब रमेश भाई ने मुझे देख लिया तो मैं बहुत डर गया और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। अब जब मैं सोचता हूं तो मैं बस जल्दी मरना चाहता हूं ताकि मैं उनसे माफी मांग सकूं। उसकी आवाज भर्रा गई और वो सिर झुकाकर एक बच्चे की तरह सिसकने लगा। लेकिन इस समय उसके आंसू उस अपराध को नहीं धो सकते थे जो उसने किया था। न्यायाधीश ने अदालत कक्ष में चारों ओर देखा और फिर धीरे धीरे फैसला पढ़ा। अभियुक्त सुरेश कुमार के कृत्य को विशेष रूप से गंभीर मानते हुए, जिसके परिणाम स्वरूप एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हुई और विशेष रूप से बड़े परिणाम हुए। अपराध करने के बाद अभियुक्त ने झूठा घटनास्थल बनाकर अपराध को छिपाने की कोशिश की और केवल तब कबूल किया जब जांच एजेंसी ने अकाट्य सबूत पेश किए। अदालत अभियुक्त सुरेश कुमार को मृत्यु दंड की सजा सुनाती है। हथौड़े की 3 बार की आवाज गूंजी। पूरा कमरा शांत हो गया। किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई खुश नहीं हुआ, केवल दर्द, अफसोस और एक ऐसी त्रासदी की गहरी सांसें थीं जिसे कोई नहीं चाहता था। सुरेश कुमार घुटनों के बल गिर गया, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर सिसकने लगा। उसकी बहन देख नहीं सकी, मुड़ गई, आंसू बह रहे थे और दर्शक केवल सिर झुकाकर फुसफुसा सकते थे। दोनों भाइयों के लिए दुख की बात है, एक मर गया, एक ने सब कुछ खो दिया। सच है कि लालच इंसान को मार डालता है। मुकदमे के बाद लोग अभी भी उस मामले के बारे में बात करते रहे, निंदा करने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए, क्योंकि इस कहानी में कोई विजेता नहीं था। रमेश सज्जन भाई अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपनी जान गंवा बैठा। सुरेश छोटा भाई ने सब कुछ खो दिया, स्वतंत्रता, सम्मान और अपनी आत्मा भी। और उनके माता पिता अगर वे जीवित होते तो शायद कभी भी अपने 2 बच्चों को देखने के दर्द से उभर नहीं पाते, एक कब्र में, दूसरा जेल में। एसपी विक्रम सिंह, जिन्होंने मामले की जांच का नेतृत्व किया था, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया था, मामले को सुलझाने के बाद हम खुश नहीं हैं क्योंकि इस अपराध के पीछे एक परिवार का पतन है। हम बस उम्मीद करते हैं कि इस मामले के माध्यम से लोग समझेंगे कि जुआ न केवल पैसा खोता है बल्कि ये इंसान को अपनी इंसानियत भी खोने पर मजबूर कर सकता है। सीतापुर के रामपुर गांव की दर्दनाक कहानी सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं है, ये लालच, नैतिक पतन और उन त्रासदियों का प्रतिबिंब है जो तब होती हैं जब इंसान पैसे के प्रलोभन के सामने रुक नहीं पाता। सिर्फ मनोरंजन के लिए लगाए गए दांव के कारण सुरेश फिसल गया, कर्ज में डूब गया और फिर लालच को अपराध की ओर ले जाने दिया। एक सामान्य छोटे भाई से वो एक क्रूर हत्यारा बन गया और उसने अपने ही रिश्तेदारों की जान को अपनी हताशा से बदल दिया। अंत में उसने सब कुछ खो दिया, पैसा नहीं बचा, रिश्तेदार नहीं बचे और घर लौटने का रास्ता भी नहीं बचा। मामला बंद हो गया, लेकिन इसकी गूंज अभी भी कई लोगों को रुलाती है। रमेश के परिवार का 2 मंजिला घर अब वीरान है। लोहे का गेट जंग खा गया है, घास उग आई है। कभी कभी राहगीर अभी भी रुककर अंदर देखते हैं और फिर सिर हिलाकर गहरी सांस लेते हैं। उस छोटी सी सड़क के बगल में गांव की पुलिस का एक प्रचार बोर्ड है जिस पर लिखा है, जुआ इंसान को अपराध की ओर ले जाने वाला सबसे तेज रास्ता है। ये एक परिचित लगने वाला वाक्य है, लेकिन इस मामले के बाद ये एक ठंडी चेतावनी जैसा लगता है। एक मामला बंद हो गया, लेकिन लालच और जुए की बुराई का सबक अभी भी बाकी है। न्याय अपराध को दंडित कर सकता है, लेकिन वो पीछे रह गए लोगों के दिलों के घावों को नहीं भर सकता।
और कभी कभी जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है वो मौत नहीं है, बल्कि ये महसूस करने का क्षण है कि आपने खुद को बहुत देर से खो दिया है। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या एक पल की गलती से इंसान अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी इंसानियत भी खो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे साथ ऐसी ही मानवीय कहानियों को सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग कहां-कहां से हमें देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी? हम दुआ करते हैं कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई दिलचस्प कहानी है, तो कमेंट में सबके साथ जरूर बांटें। Phiên âm để bạn dễ đọc। आप लोग कहां-कहां से हमें देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी? हम दुआ करते हैं कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई दिलचस्प कहानी है, तो कमेंट में सबके साथ जरूर बांटें।